कि खालसा पंथ की स्थापना भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था भारत के इतिहास में, कि जिसमें एक नया समाज बनाने का जो सपना था गुरु गोविंद सिंह का, वो उनके उस भाषण में दिखा था जो उन्होंने आनंदपुर साहब जब खालसा पंथ की नींव रखी गई तब जो उन्होंने एक लंबा भाषण दिया था लोगों को संबोधित करते हुए। यदि उस भाषण को मतलब हम पढ़ेंगे या जानेंगे कि उसके अंदर किस तरह के उन्होंने लोगों से अपेक्षाएं क्या की थी कि कैसा समाज बने और कैसे लोग होने चाहिए और कैसे हम अपने सिखों से या अपने शिष्यों से कैसी अपेक्षा करते हैं, उनका व्यवहार कैसा हो, कि वो किस तरह की जो पुरातन पंथिता है, रूढ़िवादिता है, भेदभाव है, संकीर्णताएं हैं, जात पात है, उन सबको छोड़ के एक नया भाईचारा बनाने की दिशा में कदम रखेंगे। उसमें कितने सफलता मिली, कितने कहाँ तक पहुँचे, ये एक अलग बात का विषय हो सकता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह, आप जानते हैं कि भाई जिनकी इतनी पीढ़ियाँ, पूरी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ शहादत दी जिन्होंने, एक अद्भुत व्यक्तित्व हमारे बीच में थे। वो खुद इतने बड़े लेखक थे, जानकार थे, धर्मों के भी जानकार थे। और जब सच्चाई की और इंसाफ की और जबर की बात आई, जब आपको ध्यान होगा उनकी इस बात का कि उनके पिता ने यानी कि जो 9वें गुरु थे, उन्होंने कहा कि कोई बड़े आदमी की कुर्बानी होगी तब ये शोषण और अत्याचार रुकेगा। तो उन्होंने यही कहा था कि आपसे बड़ा आदमी कौन है फिर। और यही जो बात है कि वो शहादत हुई और उसके बाद ये गुरु बने, फिर से 10वें गुरु बने। और वो सारा जो उनके सामने जो चीज़ें थी कि किस तरीके से एक नई ऊर्जा के साथ साधारण जो किसान लोग थे, मज़दूर लोग थे, दलित पिछड़े लोग थे, उनको इकट्ठा करके उनके अंदर फिर से एक भावना पैदा की थी और उन्हीं से जो मांगा था उन्होंने। तो ये भी एक खालसा पंथ की स्थापना भी उस रूप में एक महत्वपूर्ण बात है भारतीय इतिहास में। उसके संकल्प कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए, वो हमेशा ही एक चर्चा का विषय रहेगा। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के विचार कितने पूरे हुए और कितने नहीं हुए, वो भी एक हमारे लिए चर्चा का विषय है। और जो जलियांवाला बाग है, उसी कड़ी में जो संघर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, 13 अप्रैल को जो ये नरसंहार हुआ, यदि हम उसको याद करें कि वो किस लिए हुआ था, किस कारण से हुआ था, और फिर उस नरसंहार का क्या प्रभाव पड़ा और किस तरीके से उसने भारतीय जनता को उद्वेलित किया था, तो ये विषय कोई अलग अलग नहीं है। 3 जो आपने रखे हुए हैं, बेशक इनके समय अलग है, घटनाएं अलग हैं, लेकिन जो इनके बीच में मौजूद जो चेतना है, जो दृष्टि है, जो सोच विचार है, जो चिंतन है, वो एक ही है। इन सारी घटनाओं को एक सूत्रता में पिरोने वाली बात वही है जो अभी करमचंद केसर जी ने बात सुनाई है कि मन्ने के नुकसान करया, मेरा अंगूठा क्यों मांगा। अंगूठा मतलब जो मेरे सारे संसाधन हैं, जो मेरी सारी योग्यताएं हैं, जिनको मैंने अपनी मेहनत से ही प्राप्त किया, वो मुझसे क्यों छीन रहे हो। और छीन रहे हो ऐसे लड़के नहीं, कपट के साथ, छल के साथ, गुरु बन के गुरु दक्षिणा का छलावा और भुलावा दे करके, कि ये जो आम साधारण जनता, उसके जो संसाधन है, उसकी जो सोच विचार है, उसकी जो योग्यता और प्रतिभा है, जिसको वो अपने जीवन के लिए प्रयोग कर सकता है, वो कैसे उससे वापस छीन ले जाती है छल कपट के द्वारा, अन्य चीज़ों का वास्ता दे करके। वो ये सारे विषय जुड़े हुए हैं आपस में एक ही उसके साथ। तो इसलिए मेरे लिए बातचीत रखते हुए कि ये अलग अलग विषय होंगे या अलग अलग चीज़ों पे मैं कोई विद्वान आदमी हूँ, वैसा मेरा कोई दावा नहीं है। ना ही मैं खालसा पंथ का कोई विशेषज्ञ विद्वान हूँ और ना ही जलियांवाला बाग कांड का।
लेकिन जो बात हमारे बीच में है, अब यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है कल, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता और आज के समय में चुनौतियाँ। अभी कल 23 मार्च थी, उसमें शहीद भगत सिंह की शहादत का दिन था, शायद उनका नाम लिख के इसी विषय पे हम बात कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी, उसमें भी हम यही विषय रख के बात कर रहे थे। आगे भी कोई और कबीर की जयंती आएगी या कोई भी आएगा, उसमें भी हम रख के यही बात कर रहे होंगे। तो मतलब ये है कि मुद्दा हमारे सामने है, हमारे समाज की दिशा। हमारे महापुरुषों ने, हमारे समाज सुधारकों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने या संतों ने या गुरुओं ने जो बात छेड़ी थी, जो बात चलाई थी, जिस बात के लिए कुर्बानी दी थी, वो बात का असर कितना पड़ा, उस बात में कितनी विकृति आ गई, कितनी जो है वो बात हमारे समाज के काम आई, ये बार बार ये दिन हमें याद कराते हैं मूल्यांकन करने के लिए। इसमें उस बात के लिए भी हम पहचान कर लेते हैं कि हमारी दिशा क्या होगी, और उसमें हम अपने आप के अंदर भी झांक के देख लेते हैं कि हम उस दिशा को प्राप्त करने में खुद क्या कर रहे हैं। और यदि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं तो फिर भी हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या हमारे काम करने के तरीकों में कुछ खराबी है, या कुछ हमारे सोचने में ही कुछ खराबी है? ये सारे दिन हमारे लिए इसी बात का अवसर प्रदान करते हैं। फिर जयंती चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हो, चाहे महात्मा फुले की हो, चाहे शहीद भगत सिंह का शहादत हो, या उनका जन्मदिन हो, या किसी का भी आप जिक्र करें, तो एक ही बात है कुल मिला के कि हमारी ज़िंदगी के सामने, क्योंकि अलग अलग समाज जब आगे बढ़ता है, 350 साल 300 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी 130 साल पहले जन्म हुआ, फिर ये जलियांवाला बाग को भी 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अब 100 साल पुरानी हैं कम से कम। तो इन 100 साल पुरानी चीज़ों में मिल करके अब हमारे समय तक आते आते वो सब आपस में सब चीज़ें मिल गई हैं, सब चीज़ों का निचोड़ हमारे सामने है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों की हिस्ट्री है, वो एक अलग बात है। खैर, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की आज के समय में सार्थकता एवं चुनौतियाँ, यहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं। आप याद करो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़ा नाम है कि भाई वो 1891 में पैदा हुए और 1890 में ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई, जो इनके गुरु थे। एक तरह से आप ये एक परंपरा है, कंटिन्यूटी है। तो और आप उस समय को याद करो कि एक तरह से मैं खड़ा ही हो जाता हूँ, निकलना ना। आप उस समय को याद करो कि 1857 अभी हो के गुजरा। 1857 के अंदर जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई चली, जिसमें यहाँ के किसान और मज़दूर लड़े थे, ख़ास तौर पे किसान, उनके बारे में कहा ही जाता है कि वो वर्दी में किसान थे, वो फौजी नहीं थे। असल में वो वर्दी में किसान थे, क्योंकि किसानों के ही बच्चे थे जो अंग्रेज़ी सेना में थे, और उन्हीं को अंग्रेज़ों के लिए सारी दुनिया जीत जीत के कहीं कहीं लड़ने के लिए जाते थे, भारत की फ़ौज अंग्रेज़ों के शासन में मिलाने के लिए। और उनको ये बात समझ में आ गई थी कि हम जो घर से बेघर हुए पड़े हैं, उसका कारण ये अंग्रेज़ है, क्योंकि हमें रोज़गार के चक्कर में हम अंग्रेज़ों की नौकरी करनी पड़ती है, और ऐसी ऐसी जगहों पे हमें जाना पड़ता है, हमारे पैर गड़ गए, हाथ गड़ गए, ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ कीड़े मकोड़े उनके अंदर फ़ौजों को रहना पड़ता था। तो हमारी दुर्दशा का कारण ये साम्राज्यवादी लूट और पराधीनता कि ये बात चलती 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 1857 आप याद करो कि उसके अंदर कितनी शहादतें हुई थी। इतिहासकार तो बताते हैं कि 20 लाख लोग मरे थे। 20 लाख, 20 लाख। ये जो पूरी लाइन है, रेलवे लाइन, फ्रंटियर जिसको बोलते हैं, ऐसे पेड़ों के ऊपर आम की तरह से लाशें लटकी हुई थी। हर पूरी की पूरी जीटी रोड बेल्ट है, अलीगढ़ से लेकर के कलकत्ता तक आप चले जाइए, कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, 1,43,000 तो उसमें फौजी थे। सिर्फ 10,000 फौजी थे जो बगावत में शामिल नहीं थे, अंग्रेज़ों के साथ थे। उनको एक को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, एक को भी।
किसी को नहीं छोड़ा, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के 5 साल बाद तक मारते रहे। तो ये 1857 और उस 1857 की, बेशक उस समय पे भारत के जो नौजवान थे, फौजी थे, सोच विचार करने वाले लोग थे, वो हार गए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा नहीं पाए। लेकिन वो जो चेतना आई थी लड़ने की, संघर्ष करने की, मिल के लड़ने की, वो जो चेतना पैदा हुई थी वो रुकी नहीं, वो अलग अलग तरीके से निकलने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे समाज सुधारक और नवजागरण के लोग हुए, वो चेतना थी। और उसी चेतना का अगला पड़ाव है, उसी चेतना के अंदर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये सब लोग हैं, सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। इनमें बहुत ज़्यादा गहरे मतभेद भी हैं, क्योंकि सब ये जहाँ से ये समाज सुधारक आते थे, उन वर्गों के हितों को और उन सबको अपने साथ रखते थे। उनमें क्या अंतर थे उन पे हम बात करेंगे, लेकिन सब लोग एक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हमें नया समाज बनाना है, हमें गुलामी से बाहर निकलना है, पुरानी रूढ़ियों को, पुरानी परंपराओं को, पुराने कोड को उतार के फेंक देना है। इस पे हमेशा ही बात हो रही थी सबके बीच में। तो उसका अगला पड़ाव है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो नवजागरण में, समाज सुधार में जो बात थी, वो एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में तब्दील हुई। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पूरा समय है वो एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन का समय है और आज़ादी प्राप्त करने का भी समय है। आज़ादी प्राप्त करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे शहीद भगत सिंह का हम नाम लें, शहीद ऊधम सिंह का नाम लें, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लें, या और भी दूसरे लोग जो आज़ादी की लड़ाई में तो थे, लेकिन जिन्होंने आज़ादी नहीं देखी, जिन्होंने आज़ादी के बाद क्या बनेगा वो नहीं देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में बात करें, कि जिन्होंने दोनों चीज़ों को देखा, जिन्होंने अपने से पहले के जो ये समाज सुधारक थे उनका चरित्र भी देखा, उससे पहले का भारत का इतिहास भी देखा, और उसके बाद जब आज़ादी प्राप्त हुई या आज़ादी के संघर्ष के दौरान जितनी धाराएं थी, चाहे वो क्रांतिकारियों की धारा हो, चाहे वो गांधी कांग्रेसियों की धारा हो, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर की धारा हो, और चाहे वो सांप्रदायिकों की धारा हो जिसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा वगैरह आती थी, उन सारी धाराओं को वो अच्छी तरह से देख रहे थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन के एक पार्टिसिपेंट थे, एक उसके अंदर शामिल व्यक्ति थे। तो उनकी जो दृष्टि है और जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का मूल्यांकन किया और अपनी बात उठाई, वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्योंकि यदि डॉक्टर अंबेडकर की महत्ता को हमें समझना है, उसका महत्व जानना है, उनके विचारों को जानना है, जो कोर विचार है उनके, वो क्या है, वो इस बात की सबसे ज़्यादा आलोचना करते रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे नेतृत्व की, कि शुरू के समय में जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, कांग्रेस बनी, और कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते थे, एक पॉलिटिकल और एक सोशल, 2 पंडाल लगते थे। एक पंडाल में राजनीतिक बातें होती थी, आगे की दिशा तय होती थी, आगे के कार्यक्रम बनते थे, और एक पंडाल में समाज सुधार की बातें होती थी कि समाज के अंदर जाति प्रथा का क्या बनेगा, स्त्री शिक्षा का क्या होगा, वगैरह वगैरह जो भी सवाल होंगे, उन सब के बारे में चर्चाएं चलती थी। 2 पंडाल पैरेलल लगते थे। धीरे धीरे 5 साल 10 साल में ऐसा होने लगा कि वो जो सामाजिक उस वाला जो पंडाल है वो खत्म हो गया, मुख्य चीज़ राजनीतिक ही हो गई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि आप सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो जो सामाजिक बात चलती थी, समाज के बारे में बात चलती थी, वो कहाँ गुम हो गई। और जो पूरी जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो मुख्य धारा है दूसरी, वो धारा इसी चीज़ के ऊपर बात करती थी कि आज़ादी ले लो, उसके बाद देखेंगे इन सवालों को, समाज सुधार के सवाल, समाज के सवाल, अछूतों के सवाल, शिक्षा के सवाल, किसानों के सवाल, इनको बाद में देख लेंगे, एक बार आज़ादी ले लो। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि एक बार क्रांति कर लो फिर देखेंगे इन सवालों को। वही क्वेश्चन है वो, कि ये सवाल पोस्टपोन करने का नहीं है। जैसे शहीद भगत सिंह कह रहे थे कि आज़ादी तो मिलनी ही है, ये तो सबको पता है कि अंग्रेज़ तो यहाँ मेहमान की तरह उनको जाना ही है, 5 साल में 7 साल में सबको पता था इस बात का।
गांधी को भी पता है, कांग्रेसियों को भी पता है, डॉक्टर अंबेडकर को भी पता है, उनकी कार्यों में और उनके लेखन में ये बात साफ तौर पे झलक रही है कि उनको तो जाना ही है। सवाल है कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का व्यवस्था क्या बनेगी। इसी बात पे अंबेडकर बात कर रहे थे कि उसकी बात करो। क्या आज़ादी के बाद हमारे कुएं अलग रहेंगे, हम अलग सड़कों पे चलेंगे, हमारे बच्चों का मेन स्ट्रीम में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हमारा क्या बनेगा, प्रशासन में हमारी क्या भागीदारी होगी, ये सवाल बाद का नहीं है, इस पे अभी बात करो। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सवाल करते थे, यही भगत सिंह सवाल करते थे कि ये काले की जगह गोरे अंग्रेज बैठ गए, जॉन की जगह टंडन जी बैठ गए, क्या फर्क पड़ने वाला है। वो भी यही कह रहे थे। लेकिन जो स्वतंत्रता आंदोलन में ज़्यादा लोग शामिल थे, जिसको मुख्यधारा कहते हैं, गांधी के नेतृत्व में, वो कि आज़ादी आप प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद इन सवालों पे विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये यहाँ से तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो उनके विचार क्या है, उस बात को जो उनके कार्य हैं, उनके एक्शन हैं, यदि हम उन पर विचार करेंगे। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कितना बड़ा नाम है कि वो यहाँ से भारत से पढ़ कर के जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, सारी दुनिया में अध्ययन करके आए। तो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, बहुत देश देखे, बहुत सारी संस्कृतियाँ देखी। और जो उनका अध्ययन है, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे और दुनिया में बदलाव कैसे हुए, चाहे धर्मों के अध्ययन हो, आपको पता है कि उन्होंने सारे धर्मों की स्टडी की। उसके बाद वो सिख धर्म की भी की, उन्होंने इस्लाम की भी की, हिंदू धर्म को तो वो जानते ही थे अच्छे तरीके से, और उसके बाद लास्ट में जाकर के बौद्ध धर्म अपनाया। वो एक बहुत अच्छे धर्मशास्त्री भी थे, वो एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। पहले आदमी है जिन्होंने अर्थशास्त्र पे किताब लिखी, शोध किया, अंग्रेजी सरकार का जो करेंसी है उसके ऊपर काम किया। वो एक बहुत बड़े मानव शास्त्री भी थे कि कैसे मनुष्य का विकास हुआ है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए। वो एक बहुत बड़े कानूनविद भी थे, जो कानून को जानते थे बहुत अच्छे। उनसे बड़ा कौन कानून जानने वाला था उस जमाने में। वो एक बहुत बड़े, यानी कि, और यदि मैं तुलना करूं मार्क्स के साथ, वो भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मनुष्य का विकास की कहानी लिखी उन्होंने। वो भी एक इकोनॉमिक्स थे, और वो भी एक वकील थे, और वो भी एक पत्रकार थे। और ये सब बातें डॉक्टर अंबेडकर में भी थी, क्योंकि वो जानते थे इन बातों को कि जो भी चीज़ें होंगी, जो चीज़ लिखी जाएगी, कैसे क्या बनेगी। तो उनके सारे अध्ययन से, इसीलिए उनके बहुत सारे रूप हैं कि उन्होंने संस्कृत के जो ग्रंथ हैं हमारे, उसको पढ़ करके ये ऐसा क्यों किया उन्होंने। वो इसीलिए कि वो पूरे एक आगे के भारत कैसा होगा, उसमें जो इतनी बड़ी आबादी है जिससे वो खुद ताल्लुक़ रखते थे, जिनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, जैसे केसर जी ने सुनाई। आप जानते हैं कि भारत की जो सामाजिक संरचना है वो कैसी है। भारत की सामाजिक संरचना कहाँ से चलती है, उसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसी के माध्यम से शताब्दियों तक शासन होता रहा, उसी के माध्यम से सब चीज़ें तय होती रही। और उस वर्ण व्यवस्था में हम सब लोग जानते हैं क्या है कि 4 वर्ण होते हैं। एक सबसे ऊपर होता है, उस पर ज्ञान होता है, ज्ञान की ताकत है। दूसरा होता है उसके पास पॉलिटिकल पावर है। तीसरा होता है उसके पास सारी दौलत है, सारी संपत्ति है। और चौथे पे क्या है, चौथे ने इनकी सेवा करनी है, जो भी हाथ से काम करता है। तो चौथे के जिम्मे ये लगाया है कि ये जो संसाधनों का जो बंटवारा है, कि जो करने वाला है वर्ण व्यवस्था में, किस तरीके से जो संसाधनों का बंटवारा है, जो ताकत की जो चीज़ें हैं, कहाँ से आती है ताकत? नॉलेज से आती है। ताकत कहाँ से आती है? पॉलिटिकल पावर से आती है, सत्ता से आती है। और ताकत कहाँ से आती है? संपत्ति से आती है। ताकत का चौथा तरीका कौन सा है? यही तरीका है। जब ये तीनों ही छीन लिए गए एक पूरे के पूरे समाज से, तो समाज कैसे तरक्की करेगा? ये क्वेश्चन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कि ऐसे ही भाषण देने से, प्रीच करने से, प्रवचन देने से, अपील करने से, इनसे थोड़ी कोई समाज तरक्की करता है। समाज तरक्की करता है संसाधनों से। और संसाधनों का जो किसके पास संसाधन है और किस तरीके से हजारों सालों से बाकायदा विधान बना करके कि आपने शिक्षा नहीं लेनी, जो अंगूठा काट लिया। अभी इनकी कविता में तो ये आ रहा है कि गुरुजी क्यों काट लिया, उसने तो चुपचाप कह दिया था काट ले जी। ये तो मॉडर्न कविता है ना, इसलिए वो क्वेश्चन कर रहा है अपने गुरु से कि मैंने क्या नुकसान कर दिया और मैं अब पैर से तीर चला लूँगा।
उस जमाने में ये बात नहीं थी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था का जो डिज़ाइन है, जो ये बनाया गया, ये भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या रही। और इसी समस्या को महात्मा बुद्ध, इसी समस्या को कबीर, गुरु नानक, जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने क्या काम किए थे? यही तो कहा था कि यार ये तो जुल्म हो रहा है। यही तो कहा था। हर एक समाज सुधारक के विचारों को सुने तो सबके विचारों में यही बात आती है। खालसा पंथ में क्या है? यही बात है। किसी भी यदि कोई समाज सुधारक है तो यही बात है कि यदि किसी व्यवस्था में आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, कम समझा जाता है, तो उसकी बात करेगा कोई भी समाज सुधारक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने ये सवाल था कि जब सारी दुनिया देखी उन्होंने और वापस लौट करके आए, उनका कॉन्ट्रैक्ट था, आप सब जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, कि जब वो वापस आएंगे ज्ञान प्राप्त करके, वजीफे पे गए थे तो उनको सेवा करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी राजा के यहाँ 1, 2 साल, 3 साल, ये कॉन्ट्रैक्ट था। तो नौकरी पे लग गए, एक बड़ी ओहदे पे, डिफेंस सेक्रेटरी, सबसे बड़ी पोस्ट है। लेकिन एक डिफेंस सेक्रेटरी इतनी बड़ी पोस्ट के बावजूद भी चपड़ासी उनको फाइल सरकार है ऐसे डंडे के साथ कभी छू ना जाए। कोई मकान नहीं दे रहा उनको रहने के लिए। उनकी योग्यता का क्या बनेगा? मकान नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, इतनी बड़ी प्रतिभाशाली है, क्या करेगा उस प्रतिभा? ये बात उनको तब समझ में आई कि इस समाज का कोई वो नहीं है। और जिसको भी ये बात समझ में आई, ज्योतिबा फुले की भी यही कहानी है। वो अखाड़ा ज्वाइन किया हुआ था, मुदगर चलाते थे कि देश को आज़ाद करवाना है अंग्रेज़ों से। जब उनको पता चला कि भी यहाँ बारात में जा रहा है और वो बारात में भी नहीं जा सकता ब्राह्मणों की, उसके दोस्त ने इनविटेशन दे के बुलाया और तिरस्कार करके भगा दिया। तो देखा कि इस आज़ादी का क्या करें, असली तो गुलाम हम यहाँ पे हैं। तो ये समस्या रही है। यदि आप राम प्रसाद बिस्मिल, जो सारे शहीदों में एक तरह से बहुत ही आदरणीय नाम है, जिनसे शहीद भगत सिंह और कोइयों सब मिलते थे, और जो ये पुराने लीडर हैं फर्स्ट पीढ़ी के एक तरीके से क्रांतिकारियों में, उनकी यदि आप आत्मकथा पढ़ें उसमें भी यही है कि जिस देश के अंदर 6 करोड़ आबादी अछूत है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, उस देश के अंदर आपको आज़ादी मांगने का हक ही क्या है? यदि इतनी बड़ी आबादी इस तरह से आपकी सामाजिक गुलामी में रह रही है तो आप कौन सी आज़ादी मांग रहे हो? यानी कि क्रांतिकारियों की धारा शुरू से ही इस बात को उठाती रही, इस बात को उठाती रही। और वो बात कहाँ से आई कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलनों से आई या उनकी अपनी चेतना से आई, ये एक खोज का विषय हो सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ये यहाँ पे उन्होंने देखा कि इस समाज के अंदर किस तरीके से काम किया जाए, तो उनको ये बात समझ में आई कि खाली सिर्फ यहाँ राजनीतिक या इस तरह की बात से कोई बात बनने वाली नहीं है, सामाजिक बात पहले करनी पड़ेगी। तो उन्होंने संगठन बनाने शुरू किए। और उस टाइम पे किस तरह के संगठन थे? मतलब जो उत्पीड़ित थे, क्योंकि भारत में शोषण जाति के नाम पे हुआ है, तो जातियों के नाम पे उन्होंने बहिष्कृत सभाएं बनानी शुरू करी, इस तरह से चीज़ें बनाई। और उन्होंने उस बात को छुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, कि लोग भेदभाव क्यों करते हैं, लोगों के अंदर मानसिक, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर किसने डाला हुआ है। इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई कि जहाँ से सारे के सारे लोग इस विधान को समझते हैं कि जो असमानता को, ऊंच नीच को, भेदभाव को वैधता प्रदान करती है, ये वो किताब है। ये सिंबॉलिक है। क्या डॉक्टर अंबेडकर को इस बात का पता नहीं था किताब जलाने से कुछ होगा? नहीं पता था। वो एक सिंबॉलिक बात है कि हम इस विधान को स्वीकार नहीं करने वाले, जिस विधान के अंदर हमारे लिए ऊंच नीच भेदभाव है, जिसमें हमें इंसान नहीं समझा जाता, वो हम फूकेंगे, वो हम जलाएंगे। उन्होंने एक और आंदोलन चलाया, मंदिर में जाने का आंदोलन, कि 4 साल तक आंदोलन चलता रहा कि मंदिर में दलितों की भी भागीदारी होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि अंबेडकर जी ने कोई पूजा करने के लिए आंदोलन चलाया था? उन्होंने कोई पुजारी बनना था या कोई वो भक्ति के मारे उसमें जाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में कभी वो मंदिर में सीढ़ियों पर नहीं चढ़े होंगे किसी भी मंदिर की।
डॉक्टर अंबेडकर अपनी ज़िंदगी में, कोई उनके सामने ये सवाल नहीं था। तो किस लिए वो आंदोलन कर रहे थे? वो आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि जो भी हमारे साधन हैं, जो भी सार्वजनिक जगहें हैं, चाहे तालाब हों, चाहे कुएं हों, चाहे जोड़ हों, चाहे सड़कें हों, चाहे स्कूल हों या मंदिर हों, जो भी सार्वजनिक जगहें हैं उन पे सबका हक है और सब लोग जा सकते हैं, किसी को पाबंदी क्यों लगे। ये जो सब चीज़ों के ऊपर क्लेम करने की बात है कि ये हमारा हक है, ये जो जितनी भी सार्वजनिक दौलत है, पानी है, पानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्कूल में लिखा होगा जल ही जीवन है। यदि जल ही जीवन है तो जल चाहिए ना, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। एक पूरी की पूरी आबादी को 10 कोस से पानी लेकर आना पड़ेगा, 4 कोस से पानी लेकर आना पड़ेगा। उनका अलग कुआं होगा। यदि उस कुएं में मान लो कोई गड़बड़ आ गई, पानी सड़ गया, तो क्या करें? पी के बीमार होते जाएं, मरते चले जाएं। कि यदि जल ही जीवन है तो जल मिलना चाहिए ना। यदि पूरे परिवार की दिहाड़ी पानी पीने के लिए इकट्ठा लग रही है तो वो तरक्की क्या करेगा वो समाज? यदि सारी सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए उनका सारा समय व्यतीत हो रहा है, क्या तरक्की करेगा? तो जितने भी सार्वजनिक जगह हैं या जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सबके ऊपर सबका हक है। ये जो सवाल है, इसलिए उन्होंने चाहे मंदिर हो, चाहे पानी हो, जितने भी आंदोलन चले हैं उनके बीच में, उनके पीछे यही उनकी प्रेरणा है, यही उनका विचार है, यही तर्क है कि आप किसी जो व्यक्ति जहां जिस उसमें पैदा हुआ है उससे वंचित नहीं कर सकते। अंबेडकर के साथ एक समस्या ये है, अंबेडकर की विचार के साथ, मतलब अंबेडकर पे चर्चा के साथ, कि चाहे आप कहीं पे भी बैठे हों, अंबेडकर पे बात चलते ही बात आरक्षण पे आ जानी है 5 मिनट के अंदर ही। लोग पहले से ही चार्ज हुए बैठे होते हैं, अंबेडकर मतलब आरक्षण। अंबेडकर जो इतने बड़े दार्शनिक हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने क्या क्या किए, क्या क्या तर्क थे, क्या क्या चीज़ें थी, उस पर कोई सुनना नहीं चाहता। अंबेडकर मतलब आरक्षण। अंबेडकर ने आरक्षण क्यों मांगा? क्योंकि उन्होंने देखा, और वो सिर्फ उनके अनुभव नहीं, उससे पहले ज्योतिबा फूले के अनुभव यही कह रहे हैं कि एक समाज है जो शताब्दियों से जिसका ज्ञान के ऊपर अधिकार है, पावर पे अधिकार है, संपत्ति पे अधिकार है, जो एक समाज नई व्यवस्था के साथ आधुनिक भारत के अंदर आगे बढ़ रहा है, यदि उसको शिक्षा प्राप्त करनी है, स्कूल बन गए, एडमिशन हो गया, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है? एक पटवारी है। आप किसान हैं तो पटवारी कौन है? पूरा प्रशासनिक अमला बायस्ड है, पक्षपाती है। यदि आपकी पटवारी आपके वो कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, आपको टरका रहा है, आपका हक नहीं दे रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? तहसीलदार पे जाएंगे। तहसीलदार उसका रिश्तेदार है। तहसीलदार के खिलाफ आप कहाँ जाएंगे? जज पे जाएंगे। जज भी उसका रिश्तेदार है। एक नेक्सस बना हुआ है पूरे प्रशासन के अंदर। यदि हम इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर यदि इन सेक्शन से, किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से, दलितों से लोग शामिल नहीं होंगे तो इनको ना शिक्षा मिलेगी, ना न्याय मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ये बेचारे ही बने रहेंगे, एप्लीकेशन लिखते रहेंगे, बस प्राप्त कुछ नहीं होगा। ये उनके दिमाग की बात थी, इसीलिए वो प्रतिनिधित्व मांग रहे थे कि हमारे सब डिसीजन मेकिंग में जो निर्णय की प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर शामिल होने चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो पूरा संघर्ष है वो इस बात के लिए है। जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 गुरु बनाए, आप ध्यान दें इस बात पे, एक ज्योतिबा फुले, दूसरे महात्मा कबीर और तीसरे महात्मा बुद्ध। अब ये तीनों इतने बड़े व्यक्ति हैं, तीनों के बारे में यदि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के सामने वो पूरी दुनिया का ज्ञान उनके पास था, इन 3 को क्यों चुना? क्या वजह थी, क्या कारण था? यदि हम इस पे विचार करें तो हमें उनके विचारों में और ज़्यादा स्पष्टता दिखाई देगी कि अंबेडकर सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक नहीं थे, अपने ज्ञान तक नहीं थे, वो पूरे भारत में पीछे तक गए। जहाँ से भारत के संघर्ष शुरू होते हैं महात्मा बुद्ध, वहाँ तक उन्होंने उस बात की खोजबीन की कि किस तरीके से इस पूरे जो दलित समाज है, जो वंचित, पीड़ित, शोषित समाज है, उसके आंदोलन कैसे कैसे चले। यदि आप यहाँ पे किसान हैं, यदि आप यहाँ पे मजदूर हैं, तो आप क्या सोचते हो कि मजदूरों के आंदोलन 500 साल नहीं हुए? 500 साल पहले कोई आंदोलन नहीं था, 1000 साल पहले कोई आंदोलन नहीं था।
2000 साल पहले कोई आंदोलन नहीं था किसानों में? था, लेकिन वो कहाँ है? अपना इतिहास हमें खुद ही खोजना पड़ता है। कौन थे किसान नेता उस जमाने के? कौन थे वो? डॉक्टर अंबेडकर ने खोजा कि मेरे विचार का आदमी मध्यकाल में कबीर था। ये इसको मैं मानता हूं, इसके अंदर वो चीज है। तो ये उन्होंने अपनी हिस्ट्री बनाई, अपने पीछे तक लेकर के गए। यदि आप ज्योतिबा फुले को देखें, उनके आंदोलन में क्या है, वो 2 शब्द प्रयोग करते थे, सेठ जी, भट्ट जी। कि ये जो सेठ जी है, जो महाजन है, जिससे कर्जा लेते हैं, जो शोषण करता है, जो लूट मचाता है, जिससे लोग ये फंसे हुए हैं, पूरे किसानी जो फंसी हुई है, ये शोषण, यानी आप इसको पूंजीवाद बोल सकते हैं, जो बाद में विकसित हुआ। और भट्ट जी यानी कि ये जो धार्मिक शोषण है, जो धर्म रिवाजों के तौर पे, प्रथाओं के तौर पे, परंपराओं के तौर पे, संस्कृति के नाम पे वगैरह वगैरह, जितने अंधविश्वास, पाखंड, सब जो चीज़ें चल रही हैं, कि ये शोषण है। सिर्फ ये आर्थिक शोषण नहीं, इमोशनल शोषण भी है, कि किस तरीके से बंदे को डरा के चीज़ें की जाती है। कि ये जो धार्मिक और आर्थिक शोषण, यदि आप कबीर के बारे में देखें तो कबीर का आंदोलन क्या है? कबीर ने किस तरह से जगाया था अपने समाज को? उसने भी यही जगाया था कि ये जो कक्कर पंथर जोड़ लिया, ये कर लिया, पाखंड और सब भेदभाव है, कि सब एक जैसे पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ आकर के महात्मा बुद्ध का क्या आंदोलन था? चाहे हिंसा हो, हिंसा मतलब बलि, यज्ञों में बलि दी जा रही है, मतलब बैल काटे जा रहे हैं, और जो कि खेती में जरूरत है जिनकी, वो हिंसा कोई इस तरह की चीज नहीं है कि यदि वगैरह वगैरह। तो ये पूरे आंदोलन को ज्योतिबा फुले के जो 3 गुरु हैं, जो उन्होंने माने, यदि उनके विचारों को हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार और ज़्यादा स्पष्टता से हमें समझ में आ जाएंगे कि उनके विचार कौन से हैं, जिनकी सार्थकता के बारे में हमने बात करनी है। पहले उसको जानना जरूरी है कि उनके विचार कैसे हैं। यदि आप डॉक्टर अंबेडकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ें, जितनी उन्होंने पार्टियां बनाई, आप उनके नाम देख लो, लेबर पार्टी, फलां पार्टी, कोई आप नाम देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर कि जिस तरीके से उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ मिल के आंदोलन लड़े, उसको आप देख लीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर एक सच्चे मायनों में मेहनत का सवाम के किसान, मजदूर, दलित, चाहे धार्मिक शोषण के नाम पे हो, जातीय शोषण हो या आर्थिक शोषण हो, क्योंकि आर्थिक शोषण भी सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, वो एग्जाम्पल देते हैं कि उस टाइम पे ट्रेड यूनियन मूवमेंट था। बॉम्बे सबसे बड़ा सेंटर था, क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कपड़े की मिलें सबसे ज़्यादा बॉम्बे में थी, और वहीं पे ये ऐसे डांगे वगैरह जो सीपीआई के लीडर थे वही थे, और जो ट्रेड यूनियन लीडर भी थे। लेकिन जो हमारा पूरा ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो पूरी तरह से ब्राह्मण से दबा हुआ था। जितने ऑफिसर हैं और जो लेबर है उसके अंदर मिल में, कपड़ा मिलों में, वो सारी वहाँ की आसपास की गरीब जनता है, डाउन ट्रोडन है, दलित है। अब कपड़ा मिलों के अंदर जो काम अच्छे बुरे होते हैं, कि जहाँ पे बुरा काम है, कम दिहाड़ी है, जहाँ पे कि किस तरीके से ट्रेड यूनियंस जो है ड्यूटी लगा रही हैं अपने रिश्तेदारों की, कि उस ट्रेड यूनियन के अंदर कास्टिज्म किस तरह से, तिवारीवाद किस तरह से वो कर रहा है। ये डॉक्टर अंबेडकर से बता रहा हूं मैं, मेरी अपनी कहानी नहीं है ये। उसने ये देखा डॉक्टर अंबेडकर ने कि ये जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ये कास्टिज्म के खिलाफ नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये कास्ट का फायदा उठा करके जो लीडरशिप है ये उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो खुद उस समय जाते थे, उनके रिश्तेदार थे, उन मिलों में काम करते थे, उनके लिए रोटी दे के आना, ये करना, उन्होंने लिखा है खुद कि मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं कि ये जो भारत की एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये, कि उस ट्रेड यूनियन मूवमेंट का जो कैरेक्टर है, यदि वो उसी समय से इस जाति के प्रश्न को उठाया होता तो इतना बड़ा ये आंदोलन बनता। खैर, समय होता है, हर समय के अपने ही सवाल होते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा ही, क्योंकि वो अपने उन गरीब लोगों से जुड़े हुए थे,
उन अपने समुदाय के, अपने वर्गों के लोगों से जुड़े हुए थे। जहाँ पे वो काम करते थे, जिस भी रूप में उनका शोषण होता था, वो उन सवालों को बहुत अच्छी तरह से उठाते थे। तो उस समय पे जो वो बॉम्बे की असेंबली के मेंबर थे या बाद में जो है पार्लियामेंट में आए, यदि उनकी उस टाइम की डिबेट्स देखें, हम उनके विचार देखें, और अब उन सारे विचारों का जो समुच्चय है, जो संविधान जिसको हम बहुत बड़ी बात मानते हैं, और सारे आंदोलन, आज के दिन आपको पता है कि संविधान बचाओ की फट्टी लेके खड़े होते हैं सब लोग। कोई भी आंदोलन हो पिछले 4-5 साल से आप देख लीजिए, किस नाम पे आंदोलन लड़ रहे हैं? संविधान बचाओ। आंदोलन कोई भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, वर्ग कोई भी हो, सबके सामने एक फोटो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और उस पर लिखा है संविधान बचाओ। क्यों? ऐसा उस संविधान में क्या है? ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले से ही क्या पूर्व अनुमान लगा लिया था कि संविधान में क्या दे दिया? वो जो संविधान है, जो सबको, यदि आप उसकी पहली प्रस्तावना ही पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग, जब ये कहते हैं ना कि हम भारत के लोग, किसी और ने नहीं, हमारा है, हमने बनाया। सबसे बड़ी ताकत जो संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कलम से मिली, वो क्या है? वो है सबको वोट का अधिकार। चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबकी कीमत एक है। राजनीतिक तौर पे सब बराबर हैं। अंबानी की वोट भी एक गिनी जाती है, और हमारे गांव के सबसे गरीब आदमी की, अछूत आदमी की, जिसको कोई नहीं पूछता, उसकी भी एक वोट गिनी जाती है। इसको कोई वापस नहीं ले सकता। बाकी सब चीजें आपकी वापस हो सकती हैं सरकारों के द्वारा। जिस दिन वोट के ऊपर चोट होगी ना, आप ये समझ लेना कि इस देश के अंदर दूसरी बात चलनी शुरू हो जाएगी। वोट के राइट को कोई वापस नहीं ले सकता। आपको पता ही है, सब लोग यहां सियाणे बैठे हुए हैं कि 20 साल पहले कोई और किसी की वोट डाल जाता था, आज डाल के दिखाओ। बूथ के बूथ लूटते थे, आज कोई बूथ लूट के दिखाओ। यही होता था कि भी डल गई तुम्हारी तो वोट, इस मोहल्ले वाले की तो डल गई था, हमने कह दिया आ गई, बस आने की जरूरत नहीं है वोट डालने के लिए। कभी शाही नहीं लगी थी, बूढ़ा गए 10-10 चुनाव हो चुके कि भाई चुनाव वाली वोट पड़ जाते थे उनके। आज ये माहौल है क्या? क्या आज कोई ये हिम्मत कर सकता है? नहीं, क्योंकि उन लोगों के अंदर इस बात की कीमत बढ़ रही है कि भाई हमारी, वो अपनी ताकत को पहचान रहे हैं, वोट की ताकत को पहचान रहे हैं, थोड़े थोड़े बार्गेन भी करने लग रहे हैं। ये अलग बात है कि वो कौन सी पार्टी से किस तरह से बार्गेन कर रहे हैं, कैसे उनका बुद्धू बनाया जा रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन वो सौदेबाजी कर रहे हैं अपनी वोट की। जिसके पास जितनी चेतना है, कोई थोड़े से पैसे में कर लेता है, कोई थोड़ी सी पावर में कर लेता है, कोई किसी में कर लेता है। धीरे धीरे यदि ये चेतना बढ़ती चली जाएगी, आप क्या सोचते हैं कि वो पूरी पावर नहीं मांगेंगे? मांगेंगे। अभी वो इतनी मांग रहे हैं, उसके बाद पूरी मांगेंगे। पूरी दुनिया का इतिहास यही है। हम ऐसे पढ़ते थे कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया, कि पहले तो अपराधियों को संरक्षण देते थे, फिर अपराधी खुद ही बैठ गए, ऐसे बोलते थे ना। यही होगा कि पहले तो जो हमारे छोटे छोटे जातियां हैं उनको पैटर्न कर रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा लालच दे रहे हैं, फिर एक टाइम आया वो सारे खुद ही बन कर बैठ गए, हमारी वोटों से ही बनना है, हम ही क्यों ना बन जाए। इसमें होने में कितनी देर लगने वाली है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, सबको, एक वयस्क व्यक्ति को सबको अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र, वो, और लोकतंत्र भी सिर्फ राजनीतिक नहीं है। उन्होंने 3 शब्द ही प्रयोग किए जो फ्रांस की क्रांति के और आधुनिक समाज के कहीं पे भी दुनिया में उसके लिए प्रयोग होते हैं, कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। फ्रांस की क्रांति से निकले थे 3 नारे। यानी कि आधुनिक यदि हमें समाज बनना है तो हमें समानता की बात करनी पड़ेगी, इक्वलिटी चाहिए, बराबरी चाहिए। ये नहीं है कि चाहे फिर इकोनॉमी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, किसी भी चीज़ में इनइक्वलिटी नहीं, गैर बराबरी नहीं। या जो स्वतंत्रता है, काम करने की स्वतंत्रता, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपना जीने की स्वतंत्रता, जो बहुत ज़्यादा जिसका हनन हो रहा है,
ग्रुप बना करके हो रहा है। लोगों में अपनी स्वतंत्रता की इच्छा पैदा हो रही है, लोगों में इतनी चाह बढ़ रही है स्वतंत्रता प्राप्त करने की कि जगह जगह जो पुराने टाइम थे कि कोई सीरी का, साजी का और का 20 साल 25 साल पहले की आप बात करेंगे, आज वो समय नहीं है। हर एक आदमी फ्रीडम मांगता है, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम का आइडिया जबरदस्त है आज के दिन। मतलब आप परिवारों में देख लीजिए, आप गाँव में देख लीजिए। अब वो जो संस्थाओं की, पुरानी संस्थाओं की जो जकड़न थी लोगों के ऊपर, उसको तोड़ रहे हैं लोग। वो हमें कई बार बुरी लगती है कि यार ये बच्चे मानते नहीं है, ये नहीं करते, फलानी चीज़ नहीं करते, लेकिन असल में वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हमने चाहिए ही नहीं था रखा। तो ये एक अच्छा साइन है, अच्छा सिंबल होता है। और इसी तरीके से भाईचारा, यानी कि जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बटे हुए लोग होते हैं, उसकी बजाय एक मानवीय भाईचारा होना चाहिए। इन आधारों पे भाईचारा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 नारे जो एक आधुनिक व्यक्ति बनने के लिए जरूरी होते हैं, वो उन्होंने बताए। और ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि यदि बराबरी नहीं है और स्वतंत्रता है तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन कौन प्रयोग कर सकता है? वही प्रयोग कर सकता है जिसके पास संसाधन है। सब लोग प्रयोग नहीं कर सकते उसका। घूमने का अधिकार है, बता दीजिए यहाँ कितने लोग हैं जो कितना घूमे हैं? घूमने का अधिकार तो है, लेकिन घूमने के लिए भाई पैसा चाहिए, टाइम चाहिए। जिस आदमी का 24 घंटे काम करने के बाद भी पेट नहीं भरता, वो घूमने जाएगा? तो घूमने का अधिकार तो है, लेकिन मैं उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उस अधिकार को पूरा करने के लिए जो साधन चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे की कोई वैल्यू नहीं। डेमोक्रेसी में जो चुनौतियां हमारे सामने यही है कि, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक आखिरी भाषण है जो उन्होंने दिया था संविधान बनने के बाद, जो प्रस्तुत किया संविधान, उसमें एक बात उन्होंने लिखी थी, यहाँ लिखी हुई है, संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि शासक वर्ग की नीयत साफ नहीं है तो संविधान घटिया बन जाएगा। घटिया बन जाएगा। इससे भी आगे उन्होंने और ज़्यादा लिखा कि यदि लोगों की अपेक्षाओं पे ये खरा नहीं उतरेगा तो लोग इसके परकच्छे उड़ा देंगे, लोग इसको चिंदी चिंदी कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि लोगों ने, जिनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, उन्होंने तो नहीं उड़ाए। जिन्होंने उस संविधान का फायदा लेते हुए खूब अपने पेट भरे, उन्होंने जरूर संविधान को किनारे करना शुरू किया, उसकी हत्या करनी शुरू की। ये उन्होंने उसी समय पे, उस भाषण में ही आखिरी तौर पे, कि ये तो एक लिखी हुई किताब है। अंततः चाहे कानून हो, चाहे कुछ भी हो, जब वो लागू होता है, जिसके हाथ में होता है वो उसी का हथियार होता है। और वही इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जो उस टाइम पे कि भारत जो है कैसा देश बनेगा, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय था कि भी कैसा हम शासन स्थापित करें। सारी दुनिया में चर्चा यही थी दोस्तों कि भी ये गरीब सा देश है, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, ना इन पे कोई संसाधन, ना कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, सारा कुछ तो इंग्लैंड से आता है। ये देश सर्वाइव कैसे करेगा, कैसे ये देश तरक्की करेगा, ये था। लेकिन भारत ने जितनी तेज़ी से तरक्की की है, 50 साल के अंदर ही भारत जो है अपनी उस पुरानी तस्वीर से आगे निकल गया। उसके अंदर हमारे लोगों की बड़ी मेहनत है। आप देखिए कि जिस तरीके से उस जो आदर्श से प्रेरित जो अध्यापक थे, गांव गांव में जाकर के लोगों को पढ़ाया, किसानों ने अनाज पैदा करा, सब तरीके से कि भारत उससे निकला। वो जो विजन है कि कैसे निकलेगा, कि उनको लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो कि सरकार देगी, गवर्नमेंट देगी, जो हमारा पूरा तंत्र देगा, जिसको हम कल्याणकारी राज्य बोलते हैं, कि लोगों की क्षमता बनाने का काम सरकार करेगी। 2 चीज़ें होती हैं देखो, एक होती है मनुष्यों की क्षमता का निर्माण करना, जो शिक्षा से होता है, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी योग्यता है, वो कैसे बनती है, वो क्षमता से, वो शिक्षा से बनती है। हम स्किल सीखें, ज्ञान प्राप्त करें, कुछ भी करें, उससे बनती है।
और फिर उस स्किल को, उस क्षमता को, उस प्रतिभा को एक्सरसाइज करने का, उसको लागू करने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि जॉब, रोजगार जिसको हम कहते हैं, कि पहले हमारी क्षमताओं का निर्माण करना और फिर उन क्षमताओं को हम प्रयोग कर सकें, इसके लिए अवसर प्रदान करना, जिसको मोटी भाषा में रोजगार कहा जाता है। रोजगार मिल गया, वो सिर्फ एक पैसा कमाने की चीज नहीं है। रोजगार से एक मनुष्य के होने का एहसास होता है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ पेट भरने वाला जीव नहीं है, वो एक सोचने वाला जीव है कि उसको सेटिस्फैक्शन, उसकी अपनी मानवीय गरिमा, उसके अपने होने का एहसास तब होता है जब वो इसको ये लगे कि यार मैं भी किसी के काम का हूं, मैं भी कुछ कर रहा हूं, मैं भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। जब ये एहसास पैदा होता है तब उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर एक इंसान होने का एहसास पैदा होता है। बेरोजगार को यही होता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा। ये जो व्यर्थता बोध है, ये जो बेकार होना है, धीरे धीरे लोग पंखे पे लटकने लगते हैं, इसीलिए कि मैं किसी के काम का तो हूं ही नहीं। सारे यही कह रहे हैं निकम्मा फिर बेकार है। वो सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, वो जो अपना एक ह्यूमन होने का कंट्रीब्यूशन जो एक मनुष्य करता होता है, सृजन करता होता है, उसकी जो एक आंतरिक या नेचुरल भूख है, उसकी जरूरत होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई काम करने की जरूरत नहीं, न्यू में कट जाएगी उनकी जिंदगी, बहुत बढ़िया, इतना धन पड़ा, फिर भी क्यों करते हैं काम? एक पूंजीपति के पास अरबों रुपये पड़े हैं जी, फिर भी जुट रहा, क्यों कर रहा है? उसके काम थोड़ी आएंगे, उसके काम तो उतना ही आना है बस जितना ले रहा, काम नहीं आएगा, बस आंकड़ा ही है ना कि वो। लेकिन वो भी इस चीज में सोचता है कि देखो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। ये अलग बात है कि उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, ये फायदा। वो तो ये कहते हैं हमने इतने को रोजगार दे दिया वगैरह वगैरह कर दिया। उनकी अचीवमेंट सुनोगे आप, जिसको हम कई बार कहते हैं तो शोषण कर रहा, ये कर रहा, तो यदि उनसे पूछोगे भी आप क्या कर रहे हो, तो वो कहेंगे मैंने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, इतनी तकनीक कर दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आपका सुनकर नहीं पानी पानी हो जाएगा, भाई वाह बहुत काम कर रहे। तो इसीलिए उनको सम्मानित वगैरह करती हैं सरकारें, अपने साथ रखती हैं। खैर, तो ये दो चीजें हैं, मनुष्य की क्षमता का निर्माण करना और उस क्षमता को प्रैक्टिस करने का अवसर प्रदान करना। ये काम सरकार का होगा, ये काम सरकार करेगी, ऐसा काम ये उन्होंने सोचा था। इसके लिए उन्होंने संविधान के अंदर, हमारी व्यवस्था के अंदर ऐसी चीजें बनाई कि लोग शिक्षा ले सकें, फ्री ले सकें। और फिर भी नहीं लेते थे लोग, फिर भी नहीं लेते थे, फ्री भी नहीं ली किसी ने शिक्षा। क्यों? क्योंकि शताब्दियों का जो जमा हुआ है ना कि हमने पढ़ के क्या करना, हमारा क्या काम आवेगी, वो जो शताब्दियों का दिमागों के अंदर जमा हुआ कूड़ा, उसकी वजह से यदि जिस तरह से सरकारी स्कूल खुले थे और बहुत अच्छे टीचर थे, तो हमारे सारे लोगों को पढ़ जाना चाहिए था। पहले 20 साल में ही पढ़ जाना चाहिए था, कोई अनपढ़ नहीं रहना चाहिए था। क्यों नहीं लोग पढ़े? अब लोग कह रहे हैं सरकारी स्कूल खोलो, सरकारी में पढ़ेंगे। जब सरकारी स्कूल खोले थे कितने लोग पढ़े थे उसके अंदर? कितने लोगों की भीड़ लगी हुई थी एडमिशन के लिए? क्योंकि लोगों के अंदर शिक्षा की कोई चाह ही नहीं थी, इच्छा ही नहीं थी, एहसास ही नहीं था कि ये भी एक इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी चीज है। अब ये एहसास हो रहा है तो अब साधन नहीं है उनके पास, अब अवसर नहीं है। तो ये अवसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ये चुनौतियां हैं हमारे सामने कि जो अवसर उन्होंने प्रदान किए थे वो वापस हो रहे हैं नई नई नीतियों के माध्यम से। अभी आपने देखा 3 बिल पास हुए, किसान आंदोलन इतना बड़ा चला, सालों तक वहाँ पे लोग बैठे रहे, सैकड़ों लोग शहीद हो गए, कितना उस पे, कितने लोग। कारण क्या है? कारण क्या है? कि खेती का जो स्वरूप बदलेगा, कि जो व्यवस्थाएं की गई थी, यदि आप श्रम कानूनों को देख लें, वो जिस तरह से बदले जा रहे हैं कि जो एक साधारण व्यक्ति के तौर पे
अब भगत सिंह को हम शहादत को याद करते हैं, उन्होंने बम फेंका था असेंबली में, धमाका करा था। क्यों फेंका था? ये यही कानून थे जो अब लागू हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी बिल, यही कानून तो आ रहे थे। और कौन से कानून थे जिनके खिलाफ भगत सिंह ने बम फेंका था? कौन से कानून थे वो, जो उस समय पे नहीं हो पाए? क्योंकि उस समय पे हमारी जनता जागरूक थी, हमारी जनता की ये अपेक्षाएं थी कि सरकार ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करे, ना कि उल्टा काम करे। अब धीरे 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 करके जो हमारे सामने चुनौतियां पैदा हो रही हैं इस विचार के लिए, कि जो समानता का जो विचार है, कि आप देखिए ऐसे बोला जाता है कि यदि गैर बराबरी यानी असमानता 1000% हो, 1000%, तो भी डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है। असमानता कितनी हो कि लोकतंत्र बचा रह सकता है? बचा मतलब सही सेंस में नहीं, लेकिन लोकतंत्र का स्वरूप बचा रहेगा। लेकिन अब जो असमानता है उसका लेवल तो 3000 से भी ज़्यादा हो रहा है, 3000% से भी ज़्यादा हो रहा है, जो दूरी है लोगों के बीच में। तो लोकतंत्र नहीं रह सकता। यदि असमानता बढ़ती चली जाएगी तो उस असमानता को मैनेज करने के लिए सरकारें या व्यवस्थाएं लोकतंत्र को कट करेंगी। जरूरी होगा उसके लिए लोकतंत्र को कट करना। तो इसलिए जैसे जैसे आर्थिक क्षेत्र में असमानताएं बढ़ेगी, आपका लोकतंत्र सिकुड़ता चला जाएगा, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाने का हो या अर्थतंत्र को बचाने का हो, वो एक बड़ा स्ट्रगल का हिस्सा है सारी चीजें। तो उस रूप में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या उनके साथ जो और दूसरे लोग थे, उन्होंने जो विचार किए थे, अलग धारा है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ अलग बात है औरों के मुकाबले में, जो दूसरे नेता थे उनसे अलग है। उनसे अलग इसीलिए है, जब संविधान लागू हो गया तो समझिए सारे एक हो गए, सारी विचारधाराओं का समुच्चय संविधान, सारी विचारधाराओं की इस पे सहमति बनी कि ये ठीक है। सब यदि ये सही मायने में लागू हो जाए तो जिसको कहते हैं ना कि काफ़ी है वो। लेकिन वो तो एक आदर्श स्थिति थी, सरकारों को उसके लिए माहौल बनाना था, समाज के अंदर भी ऐसी प्रवृत्तियां पैदा करनी थी, पर वो तो हुआ नहीं। तो इसलिए अब धीरे 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 बहुत सारे तो आप यही सुनेंगे कि लोग खुद ही कह रहे हैं कि संविधान ने बीज मार दिया, यहाँ तो तानाशाही आनी चाहिए। लोगों की डिमांड है कि कोई तानाशाह होना चाहिए ताकि सबने ठीक कर दे। लोगों में ही ये विचार धीरे 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 घर कर रहा है कि उनको एक वही आदर्श लगने लगा है। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये लोकतंत्र का आइडिया है या स्वतंत्रता, समानता का, भाईचारे का जो आइडिया है, यही इन्हीं तीनों चीज़ों के सामने चुनौती है। देखो सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। जिसके पास है वो छोड़ेगा क्यों? वो चाहेगा कि और ज़्यादा बढ़े, और ज़्यादा बढ़ने के जितने भी तरीके हो सकते हैं सब करेगा। ठीक है, आपने पता है कोई 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ता हो रहा, कोई जिसने जो थोड़ी सी मिल गई वो उसने नहीं छोड़ता। तो ये जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है उसकी प्राप्त करने की इच्छा बढ़ रही है कि मेरे पे भी होना चाहिए, उसकी इच्छा बढ़ रही है, और जिसके पास है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। सिचुएशन तो ये है। अब ये जो इसकी इच्छा बढ़ रही है, इस बंदे का क्या करें? इस बंदे को कुछ कामों में लगाओ ताकि थोड़ी इसकी इच्छा दूसरी भी बढ़ जाए। 100 चैनल चला दो भक्ति के, 100 चैनल चला दो फलां चीज़ के, इतनी सारी यात्राएं शुरू कर दो, कावड़ वगैरह, काम में लगा दो, इनको लगे रहें, दूसरी इच्छाएं भी बढ़ जाएं इनकी,
ये यहाँ पे ना रहे। तो ये मैनेजमेंट है, एक तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट है, जो इस टाइम के जो शासन वर्ग हैं कह लीजिए आप, या जो लोग हैं जो शासन चला रहे हैं, उनके सामने ये क्राइसिस है कि यार ये लोगों में इच्छा तो बढ़ रही है, पूरी हम कर नहीं पाएंगे, उनको पता है, तो अब क्या करें। उनको मैनेज करने के लिए वो नई नई स्कीमें लेकर के आते हैं, नई नई स्कीमें लेकर के आते हैं। अब सवाल यहीं पे पैदा होता है कि जो लोग ये चाहते हैं कि इनकी इच्छा बनी रहे, बल्कि बढ़ती रहे, बल्कि बनी ही ना रहे, बढ़ती ना रहे, वो एक आकार ग्रहण करे, वो एक खास दिशा में जाए और धीरे 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 वो एक ठोस चेंज की तरफ बढ़े। अब ये वाली जो फोर्स है, इनके अंदर स्ट्रगल है असल में, तो इनके अंदर वो है, एक के पास धन दौलत है और सारे संसाधन है, सब है, दूसरे के पास लोग हैं, आदमी हैं, आखिर तो सारा कुछ आदमियों पे ही होना है, सारी इधर इधर ही रह जाती हैं दौलत और सब कुछ जनता के सामने। अब ये जनता के दिमागों को, उनको एक सूत्र में पिरोना, उनको इकट्ठा करना, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, कि ज्ञान प्राप्त करो कि बीमारा बुरा हाल क्यों हो रहा, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, कौन जो है कैसे ठीक होएगा, इस पे विचार करो, शिक्षित बनो। उनका मतलब यहाँ ये नहीं था कि 10वीं पास कर लो या कोई एग्ज़ाम पास कर लो, उनका मतलब ये था कि ये शिक्षा प्राप्त करते हुए अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि का विकास करो। शिक्षा का मतलब ये है। और फिर संगठित हो, फिर इकट्ठे हो, कि वो चेतना सबके अंदर प्रवाहित हो, ये बात समझ में आए कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यदि मैं आपको उदाहरण दूं, झुंड में तो डंगर भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं, भेड़ें भी रहती हैं, हिरण भी रहते हैं, लेकिन एक शेर आ गया, नहीं कुत्ता आ गया, सारे भाग जाएंगे, जो एक ने पकड़ कर ले जाएगा। वो जो इतने 150 आदमियों का, 150 हिरणा का टोला फिर रहा, एक नहीं उसके साथ लगता, सारे भाग जाते हैं। इकट्ठे रहना उनका स्वभाव है, लेकिन क्राइसिस में मदद करना नहीं, अपनी अपनी जान बचाने के लिए सब भाग जाते हैं। ये तो डंगरों में, किसी का ले लो आप। अब दूसरा आदमियों में, सोसाइटी आदमियों की होती है, एक पे क्राइसिस आता है, 4 खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आदमी जो है बच गया, इस एकता की वजह से, संगठन की वजह से, कि यदि इस पे संकट है तो इसको मदद करनी चाहिए, इस पे संकट है तो उसको मदद करनी चाहिए। संगठन का ये मतलब है कि यदि ये बात हो, ये संवेदनशीलता हो, ये सेंसिटिविटी हो, संगठित हो। तीसरी बात उन्होंने कही कि संघर्ष करो, स्ट्रगल। किस चीज के साथ संघर्ष करो, किसके मारे टक्कर जा गए? संघर्ष क्या होता है? वो जो संघर्ष है कि इकट्ठे हो गया, बुद्धि विकसित हो गई। एक तो यह कि जो अपने जो वैचारिक संघर्ष है, जो अपने दिमागों के अंदर परंपरा का, संस्कृति का, रूढ़िवादिता का जो भरा पड़ा है, जो हम सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने पुरानी बातों से सीखते हैं, उसको विवेकशीलता के साथ देखें, उसके साथ स्ट्रगल करें कि क्या हमारे काम का है, क्या नहीं। बहुत मुश्किल काम होता है ये, हमें पता भी नहीं लगता कि ये बात गलत है, क्योंकि वो विचार से भी आगे हमारे संस्कारों का हिस्सा बन चुकी होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। उसको हर रोज चिन्हित करना पड़ता है। और दूसरा, जो ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे उस वर्ग के हितों को रोक रही हैं, उसके खिलाफ जो संघर्ष है। 2 तरह के संघर्ष हैं, आंतरिक और बाहरी उसके साथ। तो ये 3 बातें उन्होंने कही। तो ये इन्हीं की ज़रूरत है। पहली बात तो यही कि भी हमारे समाज के अंदर ये जो शिक्षित बनो है, जो चुनौती है कि लोग किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा से क्या अभिप्राय है और कैसी कैसी चीज़ें वो अपने आप के अंदर धारण करते जा रहे हैं। और संगठित ना होने के क्या कारण है, उनको चिन्हित करो, देखें उनको कि भी लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, ये चेतना क्यों नहीं जा रही। आखिर अंबेडकर ने इतनी पहले बात बता दी थी, फिर भी लोग, या फिर वो स्ट्रगल में क्यों नहीं आ रहे? क्या उनको कोई डर है? क्या वो डरते हैं या कोई और बात है?
या अभी पूरी तरह चेतना परिपक्व नहीं हुई, या विश्वास नहीं है, या अभी भाग्यफल में ही बैठे हुए हैं कि जो मिलेगा मिल जाएगा। तो क्या रीजन है? तो हमारे सामने ये जो 3 नारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए थे, यही चुनौती है असल में। यही हमारे सामने वो है कि इनको हम किस तरह से लोगों के चेतना का, दिमाग का हिस्सा बनाएं। देखो साथियों, बात यह है कि मनुष्य तो अपने दिमाग से चलता है। यदि उसके दिमाग में कुछ है तो आपके साथ आकर बैठ जाएगा, नहीं तो अपना कल्ले बैठे रहियो, नहीं तो वो सत्संग में जाओगा। कहीं ना कहीं तो जाना है उसने, कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग की भूख है ही है। तो कैसे हम इस चीज़ को बढ़ाएं कि कैसे लोगों को समझाएं, ये हमारे सामने बहुत मुश्किल काम है। और ये मुश्किल सिर्फ हमारे लिए नहीं है। देखो डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी बहुत मुश्किल था, ये ज्योतिबा फुले के लिए भी बहुत मुश्किल था। आपको पता ही है कि उनको घर से ही निकाल दिया था, माँ बाप नहीं निकाल दिया, जाओ यहाँ से। क्या पाप कर रहे थे? अपने जन समाज को पढ़ा ही तो रहे थे। क्यों निकाल दिया था? इसीलिए निकाल दिया था कि अपनों के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है। सरकार से तो लड़ लोगे आप, 1 साल वहां बैठ जाओगे आप धरना देकर दिल्ली में, लेकिन आप अपने घर के आगे धरना लगा के देख लो। जो एक सत्ता है विचार की, पितृसत्ता की, पाखंड की, उसके खिलाफ आप एक बार धरना दे दीजिए, घर से बाहर निकाल देंगे। तो ये जो वैचारिक जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वो हमें लोगों के दिमाग में जो चल रहा है उसके साथ करना पड़ेगा। और ये डॉक्टर अंबेडकर ने तो बहुत जगाया लोगों को। और डॉक्टर अंबेडकर की यदि आप जीवन पढ़ेंगे तो वो तो बहुत कड़वे और रुखे आदमी भी थे, नहीं तो उनके आसपास इतने चापलूसों की सेना हो जाती, उनके पास कोई लगता ही नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर के पास उनको एक ही चीज़ थी कि ये हमारा समाज जो है किस तरह से इस गलीच खाने से बाहर निकले, इसी के लिए वो सारा काम करते थे। तो थोड़ा थोड़ा हमें भी उसी चेतना की ज़रूरत है। बाकी जो दूसरे जो और मुद्दे हैं, जलियांवाला या जो चीज़ है, वो इसी का ही हिस्सा है, इसी स्ट्रगल का पार्ट है, वही बना, उसी में कुर्बानी है। तो कोई और बात होगी तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर इन विषयों पे फिर कभी चर्चा की ज़रूरत होगी एक लंबे उसमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये कार्यक्रम रखा और मुझे भी अपने बीच में शामिल किया। और डॉक्टर अंबेडकर के विचार को समाज के अंदर स्थापित करना, उनके कामों को स्थापित करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि ये सोई हुई जो जनता है, ये जो सोया हुआ समाज है, इतना बड़ा समाज है जिसकी अंबेडकर में आस्था भी है, लेकिन यदि उसके अंदर अंबेडकर की चेतना और संघर्ष की चेतना पनप जाए एक बार, तो अपने आप ही ये करके दिखाएगी। इस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।